मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन डिफेंस। सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन आर्मी जो है वो विमेन ऑफिसर्स के लिए स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड जो है वो कंडक्ट कर रही है, ताकि जो है लेफ्टिनेंट कर्नल कर्नल से जो है उनकी प्रमोशन जो है वो कर्नल में हो सके। ठीक है, तो विमेन ऑफिसर्स की प्रमोशन के लिए ये स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड जो है वो अपॉइंट किया गया है। तो अभी हम इस टॉपिक में हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि विमेन की डिफेंस में पार्टिसिपेशन क्या रही है, उसका थोड़ा सा हिस्ट्री हम देख लेते हैं। तो अगर हम नेवी की बात करें तो 1991 से जो है विमेन को ऑफिसर्स लिया जाना शुरू हुआ इंडियन नेवी में। धीरे 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 जो है सारी ब्रांचेस इंडियन नेवी की विमेन ऑफिसर्स के लिए खोल दी गई, ऑफ कोर्स थ्रू एनडीए। नेवी में तो विमेन को जो है टॉर्पीडोज फायर करना, मिसाइल्स फायर करना एनिमी वॉरशिप्स पे, ये सब भी अलाउड है, मतलब ऑलमोस्ट कॉम्बैट ड्यूटीज़ अलाउड है। और वो नेवल वॉरशिप्स के ऊपर भी जो है वो सर्व कर सकती है। अभी जब अग्निपथ स्कीम आई है तो उनको सेलर बनने के लिए भी उनके लिए एंट्री को खोल दी गई है। रादर उनको 20% वैकेंसी जो है उसमें रिजर्वेशन भी मिल चुका है। एयरफोर्स की बात करें तो जेंडर न्यूट्रल है एयरफोर्स तो ट्रूली। न्यू कॉम्बैट रोल्स फॉर वुमेन को जो है मिल चुके हैं 2015 से। फाइटर पायलट्स बना दिया गया उनको। ठीक है, तो उनको परमानेंट स्कीम के अंदर जो है एक्सपेरिमेंटल लेवल पर शुरुआत में विमेन ऑफिसर्स को इंडक्ट किया जाने लगा है और कॉम्बैट रोल्स उनको दिए जा रहे हैं अंडर परमानेंट स्कीम। आर्मी, अब आर्मी में देखते हैं। आर्मी में शुरुआत में विमेन को परमानेंट कमीशन सिर्फ दो ही सर्विसेज में मिलता था, जज एडवोकेट जनरल की ब्रांच में और आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स में। लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि विमेन को जो है परमानेंट कमीशन दिया जाना चाहिए, राइट टू कमांड भी दी जानी चाहिए। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने विमेन को एंट्रेंस एग्जाम में भी बैठने को अलाउ किया नेशनल डिफेंस एकेडमी के। लेकिन अभी भी जो है कॉम्बैट रोल जो है आर्मी में विमेन को नहीं मिला है। ठीक है, तो बाकी दो सर्विसेज में कॉम्बैट रोल्स अलाउड हैं, बट अभी विमेन को आर्मी में कॉम्बैट रोल्स अलाउड नहीं है। फिर भी विमेन ऑफिसर जो है उनको सियाचिन ग्लेशियर पे भी जो है डिप्लॉय किया गया है। 6 मेरिटोरियस स्पोर्ट्स वुमेन को कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस में भी जो है वो डाला गया है आर्मी में। ठीक है, तो इंडियन आर्मी पहली ऐसी 3 सर्विसेज में बनी है जिसने कॉर्प्स ऑफ मिलिट्री पुलिस में भी विमेन को इंडक्ट किया है। अभी आपको याद होगा कि इंडियन आर्मी ने अपनी लार्जेस्ट एवर विमेन कंटिंजेंट भी भेजी है जनवरी 2023 में। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में यूएन पीस कीपिंग में, है ना। तो एक तरह से अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, धीरे धीरे जो है चेंज आ जाएगा। अगर हम देखें तो टैंक्स और कॉम्बैट पोजीशंस में आर्मी में अभी भी विमेन को अलाउड नहीं है। बहुत सी कंट्रीज़ में अलाउड है, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पर पॉपुलेशन की कमी होने की वजह से वहाँ पर अलाउ करना उनके लिए ज़रूरी हो गया है। इंडिया में अभी ऐसा जो है सिचुएशन नहीं आई है, तो इसलिए धीरे धीरे चेंज आ रहा है। इससे पहले कि हमारे लिए वो सिचुएशन अराइज हो, हम उससे पहले ही धीरे धीरे इंडिया में ये जो चेंज ले आएंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाटर वॉर्स। आपके ज्योग्राफी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि चाइना जो है वाटर वॉर जो है वो इंडिया के अगेंस्ट कर सकता है, तो इसके लिए ही इंडिया भी जो है अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहा है। अभी हमने कल ही इसके बारे में पढ़ा था। इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो सुबनसिरी रिवर पर बन रहा है, वही इसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो चाइना का आपको याद होगा कि अभी हमने पढ़ा था कि मिडॉग काउंटी में वो 60,000 मेगावाट का जो है डैम बना रहा है यारलुंग सांगपो पे। यारलुंग सांगपो आपके ब्रह्मपुत्र रिवर को कहते हैं। ठीक है, तो चाइना जो है ये 3 टाइम्स जो है उनके 3 गॉज डैम से 3 गुना बड़ा ये डैम होने वाला है, मिडॉग काउंटी वाला। अब चाइना का रीज़न ये है, चाइना कह रहा है कि हम तो कार्बन न्यूट्रलिटी लेके आना चाहते हैं 2060 तक, इसीलिए हम हाइड्रो पावर जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन उसका खतरा क्या है इंडिया को? एग्रीकल्चर को खतरा है। मासिव अमाउंट ऑफ सिल्ट जो है वो जो है ब्रह्मपुत्र कैरी करेगी और यहाँ पर ले आएगी, हमारे एग्रीकल्चर को ख़राब करेगी जो है ना। वाटर रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स चाइना कह रहा है कि मैं तो रन ऑफ द रिवर वाटर बना रहा हूँ, मतलब प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो आपके पानी को मैं रोक तो नहीं रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होगा कि चाइना उस पानी को जो है वो रोक सकता है, रोक भी सकता है। और हो सकता है कि मानसून में जब बहुत ज़्यादा पानी इंडिया में ऑलरेडी हो, असम में फ्लड लाइक सिचुएशन हो, तो चाइना अगर मानसून में वहाँ से पानी छोड़ देगा तो हमारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर तो बाढ़ की सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, फिर सिस्मोलॉजिकल इम्पैक्ट। अब आपको पता है ये सारा जो एरिया आता है हिमालयन रीजन का, ये वल्नरेबल टू अर्थक्वेक है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ, ऐसी टच वुड ऐसी कोई सिचुएशन आई, तो हमारे तो जो है बहुत नुकसान होगा पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बुरा है।
बहुत सी क्रिटिकली एंडेंजर्ड फ्लोरा और फौना स्पीशीज़ जो है वो इस एरिया में रहती हैं, और वहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने से जो है इनको खतरा हो सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट डिफॉरेस्टेशन हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, और भी ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। अब चाइना जो है वो वैसे तो हमारे साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर चुका है, लेकिन जब डोकलाम बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ तब हमने देखा कि चाइना ने ये कम्युनिकेशन बिल्कुल रोक दिया। तो ऑफ कोर्स क्योंकि हमने एक बार ये देख लिया कि चाइना ऐसा करेगा, तो समझ लो कि अगर हमारे साथ चाइना के साथ टेंशन और बढ़ती हैं, तो जो भी ऐसी डेटा शेयरिंग है वाटर रिलेटेड वो हमसे रोक देगा, और उससे हमारे को बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन इंडिया भी चुप नहीं बैठा है। इंडिया भी जो है, क्योंकि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्मपुत्रा, तो इंडिया भी अपना बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है 11,000 मेगावाट्स का अपर सुबनसिरी जो है डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश में बना रहा है। और भी 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो प्लान किए गए हैं एनएचपीसी द्वारा। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेट नहीं करना चाहते हम, वाटर स्कार्सिटी की सिचुएशन को भी मिटिगेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली थर्ड मीटिंग ऑफ स्टेयरिंग कमेटी ऑफ केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो कंडक्ट की गई है। तो केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट जो है ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। इसमें केन रिवर से जो है वो पानी को जो है बेटवा रिवर में जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा। दोनों ही नदियाँ जो हैं रिवर यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। पहले फेज़ में दौधन डैम कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। सेकंड फेज़ में जो है लोअर ओवर डैम बीना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कोठा बराज बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से लगभग हम बुंदेलखंड रीजन में 10.62 लाख हेक्टेयर्स की जो है एरिया को एनुअली इरोगेट कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें ऑफ कोर्स बुंदेलखंड में ये जो है जो है प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो इसलिए बुंदेलखंड रीजन को सबसे ज़्यादा जो है फ़ायदा होने वाला है, जो कि वैसे अदरवाइज ड्रॉट प्रोन रीजन है। वाटर स्टार्व्ड रीजन जो आपका बुंदेलखंड है उसके लिए ये एक तरह से केन बेटवा प्रोजेक्ट एक ब्लेसिंग है। अब क्या हमने कभी पहले ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंडिया में इम्प्लीमेंट किए हैं? यस, सबसे पहला अगर हम देखें तो 1895 में पेरियार प्रोजेक्ट जो था, पेरियार वाटर को जो है वेगाई बेसिन में जो है ट्रांसफ़र किया गया था। उसके बाद अलग से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आए, जैसे परम्बिकुलम अलियार, कुरनूल कुलापा कनाल, तेलुगु गंगा कनाल प्रोजेक्ट, फिर रावी ब्यास सतलुज प्रोजेक्ट, ये भी जो है इंडिया में अंडरटेक किए गए हैं। अब अगर हम बैकग्राउंड देखें इनका, तो 1970s में यूनियन इरिगेशन मिनिस्टर ने जो है सरप्लस वाटर को वाटर डेफिसिट एरिया में जो है ट्रांसफ़र करने का प्लान बनाया, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स करके। डॉक्टर राव जो थे वो खुद ही एक इंजीनियर थे। उन्होंने कहा कि हम नेशनल वाटर ग्रिड बनाते हैं, और वाटर रिच एरियाज से हम वाटर डेफिशिएंट एरियाज में जो है पानी को पहुंचाएंगे। ठीक है, तो 1980 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान भी जो है रखा गया, जिसमें जो है बेसिन वाटर ट्रांसफ़र करने की जो है वो एक तरह से सोच रखी गई। ऑब्जेक्टिव ये था कि पहले तो हिमालयन रिवर्स को कनेक्ट करते हैं, फिर नीचे हम पेनिनसुलर रिवर्स को कनेक्ट करते हैं, और आपस में फिर दोनों को कनेक्ट कर देंगे। तो 16 पेनिनसुलर रिवर्स, 14 हिमालयन रिवर्स आपस में भी कनेक्टेड होंगी, और ये दोनों आपस में भी इनको कनेक्ट किया जाएगा, मतलब टोटल 30 रिवर्स कनेक्ट की जाएंगी। लगभग 4 से 5 तरह की क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं कोई भी रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए, जैसे आपकी फॉरेस्ट क्लियरेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, रीसेटलमेंट रिहैबिलिटेशन के लिए क्लियरेंस, ट्राइबल पॉपुलेशन को आपको प्लान देना पड़ता है कि इनको कहाँ पर रिहैबिलिटेट करेंगे, फिर वाइल्ड लाइफ जो है डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, तब जाकर ये पूरा प्रोजेक्ट सामने आता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी। इकोनॉमी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नैनो फर्टिलाइज़र जो कि इफ़को प्रोड्यूस कर रहा है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जो अमूल प्रोड्यूस कर रहा है, उसको नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक्सपोर्ट करने वाली है ना। सो अब ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर इसको बनाया गया है। तो ये नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी जो है लार्जेस्ट सोसाइटी है आपकी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के अंडर। इसको जो है ऑफ कोर्स 3 ऐसी टोटल जो है नेशनल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्रपोज की गई हैं, उनमें सबसे बड़ी जो है ये नेशनल लेवल की ही मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी होने वाली है। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है एक्सपोर्ट्स के लिए, और ये कोऑपरेटिव्स को हेल्प करेगी कि वो बेनिफिट्स ले सकें एक्सपोर्ट का, फॉरेन बैंक अकाउंट्स खोलना, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ जो है चाहिए होती हैं एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट के लिए, वो सारे ये काम करने वाली है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
तो पहला जो फ्यूसलेज है, फ्यूसलेज मतलब एयरक्राफ्ट की बॉडी, वो बनाकर दे दी है इंडियन आर्मी के लिए 6 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड फैसिलिटी ने, हैदराबाद से, ठीक है। तो अब ये AH-64E अपाचे एयरक्राफ्ट है कौन से, हेलीकॉप्टर्स है कौन से? वर्ल्ड के मोस्ट एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। इनको बोइंग ने बनाया है, यूएस में ऑफ कोर्स बनाया गया है इसको पहले, और अपाचे गार्डियन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वर्जन जो ये 64E जो है, ये लेटेस्ट वर्जन है जिसको यूएस आर्मी भी यूज़ करती है। इंफ्रारेड इंफ्रारेड लेजर्स लगी हैं इसमें, ताकि टारगेट को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके, डेजिग्नेट किया जा सके और टारगेट किया जा सके, ठीक है। अब जो है इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी जो है 22 ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो ओन करती है, और अब आने वाले टाइम में इंडियन आर्मी को भी ये दिए जाने वाले हैं। अब ये टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड है क्या? टाटा का और बोइंग का ऑफकोर्स जॉइंट वेंचर है, हैदराबाद में लोकेटेड है, और ये इन अपाचे हेलीकॉप्टर्स को बना रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग्स एंड वाटरवेज ने एक वर्कशॉप जो है कंडक्ट की है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के साथ, कि हम कैसे चाबहार पोर्ट को INSTC के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं। तो पहले तो चाबहार पता होना चाहिए आपके, इंडिया और ईरान ने 2015 में जो है एक MOU साइन किया चाबहार पोर्ट के 2 बर्थ बनाने के लिए, है ना। अब इसमें USD 150 मिलियन डॉलर्स जो है वो ईरानियन साइड को जो है वो इंडिया ने दिए, और जो है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड और जो है इस प्रोजेक्ट को वहाँ पर बना रहा है, चाबहार पोर्ट को बना रहा है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और कांडला पोर्ट ट्रस्ट की जो है ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जो कि इस काम को देख रही है। अब इसके बनने से ये फ़ायदा है कि इंडियन शिप्स को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा ईरानियन कोस्ट का, और जो हमने इंडिया ने हाईवे बनाया है अफ़गानिस्तान में, गारलैंड हाईवे, हेरात, कंधार, काबुल और मज़ार शरीफ को कनेक्ट करते हुए, उसको भी हम जो है एक्सेस हमारे पास जो है वो मिल जाएगा थ्रू चाबहार को पोर्ट, ठीक है। अब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है? 7200 किलोमीटर की मल्टी मॉडल नेटवर्क है, शिप का, रेल का और रोड राउट्स का, बिटवीन इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। रशिया, इंडिया और ईरान की जो है इनिशिएशन पर इसको 2 सितंबर 2000 में इसको जो है वो प्लान किया गया था, और ये बहुत सारी मेजर सिटीज़ जैसे मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्राखान, फिर बंदर अंजाली, इन सबको कनेक्ट कर रहा है। और 2014 में इसका पहला ट्रायल रन जो है वो कंडक्ट किया गया था। मुंबई से बाकू जो है वो सामान भेजा गया था, और फिर उसके बाद मुंबई टू अस्त्राखान भी जो है वो सामान भेजा गया था। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ये भी आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कोविड रिस्ट्रिक्शन जो चाइना में जब से खुली हैं तब से IEA जो है वो कह रहा है कि जो है ग्लोबल ऑयल डिमांड जो है वो रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने वाली है, और जो है रशिया के ऊपर जो प्राइस कैप सैंक्शंस लगे हैं उससे जो है सप्लाई में डेंट तो आ सकता है, बट स्टिल ग्लोबल लेवल पर जो है ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी पेरिस बेस्ड एजेंसी है, 1974 में बनाई गई थी। 1973 का जब ऑयल क्राइसिस आया तब इसको IEA को बनाया गया, और इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई में स्टेबिलिटी देखने का इसका काम है। ये आपके OECD कंट्रीज़ की जो है ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करती है, 31 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसकी। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर बना 2017 में। जो भी इसके मेंबर कंट्री हैं उन सबको एटलीस्ट 90 डेज़ का जो है अपना जो भी उनका इम्पोर्टेड, जितना वो ऑयल इम्पोर्ट करते हैं उतना एटलीस्ट उनको रिजर्व अपना बना के रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, हक्कू पत्र। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। PM मोदी ने रिसेंटली हक्कू पत्र जो है वो कालबुर्गी कर्नाटका में जो है वो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो बेसिकली ये टाइटल डीड्स हैं, 50,000 बेनिफिशरीज को दी गई हैं। हक्कू का मतलब होता है राइट, पत्र का मतलब होता है पेपर या डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं उसको जो है वो लोगों को दिया गया है, और ये नेशन के अंडर प्रिविलेज जो सेक्शन है सोसाइटी के, उनको जो है ये फ्री में जो है ये पत्र दिए जा रहे हैं। तो ये हक्कू पत्र डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव जो है वो अंबेडकर रूरल हाउसिंग स्कीम जो कर्नाटका की है वहाँ पर जो है शुरुआत हुई है। फ्री रजिस्ट्रेशन की गई है हक्कू पत्र लैंड की, और जो ओनर्स हैं उनको उनकी लैंडेड प्रॉपर्टी के जो है पेपर्स दिए गए हैं। तो बेसिकली ये स्टेट गारंटेड डॉक्यूमेंट है, और इस जो है टाइटल डीड्स क्योंकि ये गवर्नमेंट द्वारा आइडेंटिफाइड हैं तो इससे जो है ये लोग बैंक लोन्स ले सकेंगे, और उनके जो है प्रॉपर्टी कोई विवाद नहीं हो पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी जो है प्रॉपर्टी को रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, चामुंडी हिल्स।
आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो सिटीजन्स कमेटी जो है चामुंडी हिल्स और उसके एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए उन्होंने हेरिटेज कमेटी से क्लियरेंस मांगी है, ताकि जो है प्रसाद स्कीम को हिल टॉप जो है चामुंडी हिल पे बनाने से पहले क्लियरेंस एटलीस्ट मिली मिली होनी चाहिए। तो चामुंडी हिल्स कहाँ पर हैं? मैसूर कर्नाटका में ये हिल्स हैं। श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल जो है इसी हिल्स के ऊपर लोकेटेड है, और इस हिल को हम महाबालाद्री भी कहते हैं, क्योंकि गॉड शिवा जो महाबलेश्वर टेम्पल में जो रिजाइड करते हैं उनके नाम पर इसका जो है चामुंडी हिल्स को रखा गया है। हिंदू स्क्रिप्चर्स के स्कंद पुराण में भी इस इन हिल्स का जो है मेंशन है। अब हम श्री चामुंडेश्वरी टेम्पल के बारे में भी देखते हैं। गॉडेस चामुंडेश्वरी जो है वो डेटी हैं इस टेम्पल की। द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में इसको बनाया गया है। 7 टियर टावर है इसमें, गोपुरम जिसको हम कहते हैं। अब प्रसाद स्कीम क्या है? प्रसाद स्कीम आपको पता ही है, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव 2014-15 में स्कीम को लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो जो भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जो है प्रसाद स्कीम का मोटिव है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is participation of women in defense. This topic is important for your social issues. So Indian Army has been conducting Women Officers Special Selection Board for the promotion of women from the rank of Lieutenant Colonel to Colonel. So because of this, let us also see what is the extent of women participation in our three armed forces. So first of all, if we look at the Navy, then the women officers started inducting into Indian Navy in the year 1991. So Indian Navy gradually opened all its branches to women officers, including induction through the NDA. They are serving on the naval warships in combat roles. They also fire torpedoes and missiles at enemy warships if needed. So since Agnipath scheme also, 20% vacancies are reserved for women, and they are also being recruited for sailors entries. So the next is Air Force. Of course, Indian Air Force is very gender neutral. Since 2015, new combat roles for women as fighter pilots have been identified. There is also another experimental scheme in which women officers in all combat roles are being inducted, and they are being regularized into permanent scheme. But the same is not true for the Indian Army, because initially only women officers were permitted to hold permanent commission in two services, the Judge Advocate General's branch and the Army Education Corps. But in 2020, Supreme Court said that women should have right to permanent commission and the right to command. So since then, the National Defense Academy started accepting women cadets also. In 2021, the women were allowed to appear in the National Defense Academy entrance exam. But of course, still now there is no combat role which is given to the women in army. So, but recent developments in the army are also very positive. A women officer has been deployed for the first time to a post in Siachen Glacier. They are being the Indian Army has become the first among the three services to appoint 6 meritorious sportswomen into the corps of military police. And we also have seen that this month, Indian Army deployed its largest ever contingent of women soldiers for UN peacekeeping operations in Abyei region of Africa. Still, in the army, tanks and combat positions for the women are not yet open, but still, this progress is slowly driving the change in the armed forces, and there is not the day is not far when the women will also be allowed full combat roles into the armed forces. So the next topic is water wars. This topic is important for your geography and international relations topics both. So because of threats of China launching any water war against India, India is also not sitting silent, and it is also constructing its biggest hydroelectric power project in Upper Subansiri district of Arunachal Pradesh. We discussed about it just yesterday. Italian hydropower project, which is 11,000 megawatt project in Upper Subansiri region of Arunachal Pradesh. You know that 60,000 megawatt dam on Yarlung Sangpo, which is Brahmaputra River, has been planned by China in Tibet.
in the Madog County, which is just across Arunachal Pradesh. So China is building this dam, which is producing, which will produce 3 times more hydroelectric power than the current largest dam of China, that is the Three Gorges Dam. So China is saying that they want to achieve carbon neutrality by 2060. That's why they are doing it. But it will have debilitative impact on India. Why? Because this dam could hold black massive amount of silt which is otherwise carried by the river. So this could affect farming in the areas downstream. uh, China is saying that we are only constructing run of the river hydroelectric dams, but of course, because but of course it can reduce water flow downstreams. And in case of monsoons, China can also release water when northeastern states like Assam already experience floods. This Himalayan region is already vulnerable to earthquakes and other seismic activities, so rampant infrastructure projects in this region is also very dangerous. It is also going to impact the flora and fauna of this region, which some of them are critically endangered. Apart from that, deforestation, soil erosion, and landslides are some of the other issues. So China is basically having a clear advantage because of being an upstream area, because of holding the upstream area. India has agreement with China with respect to sharing of hydrological data, but in 2017 during Doklam crisis, we saw that China stopped communication of water flow levels from its dams. So India has a fear that China would can anytime withhold this data and create havoc in our northeastern region. So, of course, India is also not sitting silent. We are also creating the biggest hydroelectric project of 11,000 megawatts in the Barsobansiri area of Arunachal Pradesh. We also have 3 more such projects planned by the NHPC. And apart from generating electricity, we are also going to address the issue of water scarcity in this region. So the next topic is Ken Betwa link project. This topic is important for our economy section. Recently, third meeting of steering committee of Ken Betwa link project was held under the chairpersonship of Secretary of Department of Water Resources. So what is this Ken Betwa link project? So it is the first project under the National Perspective Plan for Internet linking of rivers, in which the water from Ken River will be transferred to Betwa River, and both of them are the tributaries of Yamuna River. Uh, Under this project, annual irrigation of about 10.62 lakh hectares of land will be provided. Apart from that, drinking water supply to about 62 lakh people, and electricity generation of about 103 megawatt is being envisaged. So this entire region falls into the Bundelkhand area, which is already drought prone and very it is a water deficient area. So it is the first. Is it the first time that we are having this river interlinking projects in India? No, of course. In 1895, we constructed this Periyar project, in which transfer of water from Periyar Basin to Vaigi Basin was envisaged. Later on, several other projects like even the Ravi Byas Satluj project was undertaken. So since 1970s, the idea of transferring surplus water from surplus area to water deficit area was mooted by the then irrigation minister, Dr. K.L. Rao, who was also an engineer himself. So he sought construction of a national water grid and transferring water from water rich areas to water deficit areas. And under that, a national perspective plan was made by Ministry of Irrigation in 1980. And the plan was basically to first connect all Himalayan rivers with each other, then peninsular rivers with each other, and then connecting these two connected areas with each other. So basically, 16 peninsular rivers would be connected with each other, then 14 Himalayan rivers would be connected with each other, and then these peninsular and Himalayan rivers would be connected with each other. So basically, we would end up having 30 rivers linked with each other. So the next topic is National Level Multi-State Cooperative Export Society. This topic is important for our economy section. So nano fertilizers produced by IFCO and dairy products produced by Amul will be exported by the first ever National Export Cooperative Society, which has been approved by Union Cabinet recently. This national level multi-state cooperative export society was made under the Multi-State Cooperative Societies Act of 2002, and it is the largest of the 3 proposed national cooperative societies
under the said act. So it's an umbrella organization for exports of surplus goods or services produced by various cooperative societies across the country. And this will help cooperatives in getting benefits of various exports related schemes and policies. It will have its registered office in Delhi, and it will function as the one stop source for all the cooperative societies and their products in exporting the products outside. So the next topic is AH-64E Apache helicopter. This topic is important for your security section. So the first fuselage of the Indian Army's contract for six AH-64E Apache attack helicopters has been rolled out by the Tata Boeing Aerospace Limited facility from Hyderabad. So what is AH-64E Apache? It's the world's most advanced multi-role combat helicopter. It is also known as Apache Guardian. It is built by Boeing, and it is already being used by the US Army, and it is the latest version of the AH-64. Indian Air Force is already using this helicopter, and now Indian Army will also be getting such six such Apache helicopters for itself. About the Tata Boeing Aerospace Limited, it's a joint venture between Tata and Boeing, of course, and the manufacturing facility is located in Hyderabad. So the next topic is international north-south transport corridor. This topic is important for our international relations. So Ministry of Ports, Shipping and Waterways has conducted a workshop in association with India Ports Global Limited on the issue of connecting or linking Chabahar Port with INSTC. You know that the MOU for Chabahar was signed in May 2015, and the aim is to have two berths constructed in Chabahar Port with the help of Indian government. The India Ports Global Private Limited, which is a joint venture company between Jawaharlal Nehru Port Trust and Kandla Port Trust, will be working in with the Ministry of Shipping to construct this port, and Indian ships will get direct access to the Iranian coast, and also a rail line to the Afghan border town of Zaranj has also been envisaged. So this Zaranj Delaram road, which was constructed by India in 2009 to give access to Garland Highway, will also allow through this Chabahar port. We will also have access to four major cities of Herat, Kandahar, Kabul, and Mazar-e-Sharif of Afghanistan. So what is International North-South Transport Corridor? It's a 7,200 kilometer multi-mode network of ship, rail, and road route, which aims to move freight between India, Iran, Afghanistan, Azerbaijan, Russia, Central Asia, and Europe. It was initiated by Russia, India, and Iran in September 2000, and the aim was to move freight from India, Iran, Azerbaijan, and Russia via ship, rail, road, and road. So major cities between this corridor are Mumbai, Moscow, Tehran, Baku, Bandar Abbas, Astrakhan, Bandar Anzali, etc. So the next topic is International Energy Agency. This topic is also important for your international relations. So since the restrictions, COVID-related restrictions in China has been lifted, so their IEA is saying that there will be a boost in global oil demand this year, but due to price cap sanctions, the supply could be dented, which means increase in supply of crude oil prices. So, what is International Energy Agency? It is based in Paris, and it was established in 1974 after the 1973 oil crisis. It operates within the broader framework of OECD, and it has 31 member countries currently. India became an associate member of IEA in 2017. So the next topic is Hakku Patra. This topic is important for your governance section. PM Modi has recently launched the Hakku Patra, which is the distribution of title deeds to about 50,000 beneficiaries of newly declared revenue villages in Kalaburgi of Karnataka. Hakku means right, Patra means paper. So basically, it's a legal document which is giving individual rightful inheritance over a property. And this Hakku Patra distribution drive is a part of Ambedkar Rural Housing Scheme of Karnataka, in which free registration of Hakku Patra land in the beneficiary's name is being given by the government free of charge. So, what is the benefit of Hakku Patra? Of course, it makes you the owner of legitimate owner of your land or property, because it's a state guaranteed document. You can avail bank loans also, and it will also help you in preventing any encroachment on your property.
So the next topic is Chamundi Hills. This topic is important for your art and culture section. So recently, Citizens Committee or to Save Chamundi Hills and its environment has resolved to press for a clearance from Heritage Committee before the Prashad scheme can be implemented on this hilltop. So what is Chamundi Hills? It is located in the city of Mysore, that is in Karnataka, and the famous Sri Chamundeshwari temple is also located on the top of Chamundi Hills. The hill has been identified with Mahabaladri in honor of God Shiva, who resides in the Mahabaleshwar temple there. And these hills have also found mention in the Skand Puran. So the Sri Chamundeshwari temple has the famous deity, goddess Chamundi, and it is built in the Dravidian style of temple architecture. It has an impressive seven-tier tower called the Gopuram, and the Prasad scheme is basically the pilgrimage rejuvenation and spiritual heritage augmentation drive scheme, which is a central sector scheme launched in 2014 and 15 by the Ministry of Tourism, and the aim is to develop infrastructure and facilities in the identified pilgrimage sites. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.